तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी मैदान के बारे में। ये मैदान मूवी पूरी तरह से इंडिया के फुटबॉल के ऊपर बेस्ड है एंड इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि एक टाइम पर जो इंडिया फुटबॉल में बहुत पीछे था वो कैसे 1962 के आते आते पूरे एशिया में नंबर 1 बन गया। तो जिन्होंने भी इस मूवी को थिएटर्स में नहीं दिखा है उन सभी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो इसीलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मैदान मूवी की पूरी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं और आप सभी को ऐसा एक्सपीरियंस देने वाले हैं जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सभी थिएटर्स में बैठ इस मूवी को देख रहे हैं। तो इस मूवी को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए अपने ईयरफोन्स की आवाज बढ़ा लें और इस पूरी वीडियो को बिना रुके पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपके लिए सिर्फ मैदान मूवी नहीं बल्कि इसके अलावा बड़े मियाँ छोटे मियाँ की मूवी को भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लेकिन वो वीडियो आपको कल मिलेगी, तो आप सभी उस वाली वीडियो को भी जरूर देखना। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर मूवी की स्टोरी या फिर हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स के अंदर मैदान जरूर लिखना। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैदान मूवी की स्टार्टिंग होती है साल 1952 से, जहां पर हम सब ये देखते हैं कि यूरोप के फिनलैंड देश के अंदर इंडिया और एक दूसरी कंट्री यूगोस्लाविया का मैच चल रहा होता है। ये दोनों टीमें फुटबॉल का मैच कर रही होती हैं, बट इसी फुटबॉल मैच के अंदर इंडिया का परफॉर्मेंस काफी डाउन होता है और इंडियन फुटबॉल टीम काफी बुरी तरह से हार रही होती है। लेकिन तभी हमें इसका रीजन भी दिखता है। हम ये देखते हैं कि जहाँ पर यूगोस्लाविया टीम के मेंबर्स काफी ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं एंड उनके पास सारे शूज और प्रॉपर गियर्स होते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ इंडियन टीम के मेंबर्स के पास कुछ भी नहीं होता। ना तो उनके पास प्रॉपर ड्रेस होती है एंड ना ही उनके पैरों में जूते होते हैं, बल्कि उसके बजाय वो सारे नंगे पैर खेल रहे होते हैं। एंड इसी रीजन की वजह से इंडियन टीम के मेंबर्स को काफी चोटें लग रही होती हैं और खेलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। और उसके भी ऊपर दूसरी टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो जानबूझकर इंडियन प्लेयर्स को धक्का मारते हैं और उनके पैरों को भी दबा देते हैं, जिससे कि इंडियन प्लेयर्स और ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। बट इन सब के बावजूद भी इंडिया वाले एक गोल करते हैं, लेकिन तब भी यूगोस्लाविया की टीम 10 गोल करती है एंड वो लोग इस पूरे मैच को जीत जाते हैं और इंडिया की फुटबॉल टीम 1952 के ओलंपिक्स से बाहर हो जाती है। इसके बाद हम सभी इंडिया को देखते हैं, जहाँ पर हमें कलकत्ता शहर दिखाया जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक पर्सन जिसका नाम गजराज राव होता है वो इंडिया का काफी बड़ा जर्नलिस्ट होता है एंड इसीलिए वो न्यूज़पेपर्स के अंदर ये प्रिंट करता है कि इंडिया ओलंपिक्स में बहुत बुरी तरह से हार गई है, इसीलिए इंडियन फुटबॉल टीम को शर्मानी चाहिए। अब हालांकि ये ऐसा लिखता तो है, बट इसे शायद ये नहीं पता होता कि इंडियन फुटबॉल टीम को क्या क्या चैलेंज करना पड़ रहा है। इसके अगले सीन के अंदर हम कलकत्ता शहर के अंदर इंडियन फुटबॉल टीम के फेडरेशन को देखते हैं, जहाँ पर फेडरेशन के सारे मेंबर्स मिलकर अपनी टीम के बुरे परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फेडरेशन के सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर इनके साथ ही फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी होते हैं और तो और यहाँ पर इंडियन फुटबॉल टीम के कोच भी होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन फुटबॉल टीम के जो कोच होते हैं उनका नाम होता है S.A. रहीम, और इन्हीं कैरेक्टर को इस मूवी के अंदर अजय देवगन ने प्ले किया है। और एक बात जो कि जानने लायक है वो ये है कि इस पूरी मूवी के अंदर जो भी इवेंट्स दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और इसके साथ ही मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके नाम भी असलियत में रखे गए हैं। जैसे कि अजय देवगन जिन्हें प्ले कर रहे हैं यानी कि S.A. रहीम, वो एक्चुअल में 1950s और 1960s के अंदर इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं। अब टॉपिक पर वापस आए तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कंट्री के प्रेशर की वजह से फेडरेशन वाले काफी डिस्कस कर रहे होते हैं एंड वो सब ये बोलते हैं कि ओलंपिक्स के अंदर इंडिया बहुत बुरी तरह से हारी है और इसीलिए अब किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि फेडरेशन का एक मेंबर जिसका नाम शुभांकर होता है, यानी कि ये पर्सन वो पूरे फेडरेशन से कहता है कि इंडियन फुटबॉल टीम इसीलिए हारी है क्योंकि कोच रहीम ने उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी थी एंड इसीलिए इसमें सारी की सारी गलती कोच की है। शुभांकर की बात सुनकर बाकी सारे लोग भी एग्री कर देते हैं एंड वो लोग भी ये कहने लगते हैं कि सारी गलती कोच की है। बट फिर इसके बाद ही अजय देवगन यानी कि S.A. रहीम बोलते हैं कि अगर आप सभी को ब्लेम मेरे ऊपर डालना है तो मैं ब्लेम लेने को राजी हूँ, लेकिन अगर जिम्मेदारी मेरी होगी तो फिर आगे से प्लेयर्स भी मैं ही चुनूंगा। ये सुनकर फेडरेशन वाले एग्री कर जाते हैं और वो सभी कोच S.A. रहीम को टीम चुनने का मौका देते हैं। बट इसी मीटिंग के अंदर जो फेडरेशन मेंबर शुभांकर होता है वो बार बार कोच को ये ब्लेम कर रहा होता है कि ये सब करने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि वो ये सब करके सिर्फ अपनी गलती छुपा रहे हैं। बट फिर इसके बाद ही अजय देवगन यानी कि कोच S.A. रहीम इस बात को डिस्कस करते हैं एंड वो पूरी फेडरेशन को ये बताते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम ओलंपिक्स के अंदर हार गई, इसका रीजन वो खुद नहीं है बल्कि कुछ बड़े रीजन है, जैसे कि इंडियन फुटबॉल टीम के मेंबर्स के पास जूते तक नहीं है और बिना जूतों के वो फुटबॉल कैसे खेल सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लेयर्स को सिर्फ 70 मिनट तक खेलने की ट्रेनिंग है, जबकि इंटरनेशनल मैचेस 90 मिनट के होते हैं और इनके साथ ही उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का बहुत ही कम मौका मिलता है, जिस वजह से उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि फेडरेशन वाले बहुत टाइम तक प्लेयर्स को चेंज ही नहीं करते हैं और इसी वजह से जो पुराने खिलाड़ी है वो टीम में बने रहते हैं और जो नए खिलाड़ी है जो कि अच्छा खेल सकते हैं उन्हें कभी खेलने का मौका ही नहीं मिलता है। एंड इसी वजह से वो खुद ये चाहते हैं कि वो टीम के मेंबर्स को खुद ही सिलेक्ट करें और ऐसा करके वो इंडियन फुटबॉल टीम को ऊपर जरूर ले जाएंगे। और फिर ये बोलकर कोच S.A. रहीम वहाँ से चले जाते हैं। उनके बाहर आते हम ये देखते हैं कि फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट उनसे मिलने आते हैं और वो कोच रहीम से कहते हैं कि आपने जो भी फैसला लिया वो बिल्कुल ठीक लिया है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ।
और फिर इसीलिए यहीं पर कोच रहीम उनसे कहते हैं कि हमारा देश इंडिया ना सबसे बड़ा है, ना ही हम सबसे अमीर है, और ना ही हमारे देश की मिलिट्री सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आधे से ज्यादा दुनिया हमें जानती भी नहीं है। लेकिन ये फुटबॉल गेम पूरी दुनिया खेलती है और इसीलिए फुटबॉल हमारा मौका है, क्योंकि अगर हम फुटबॉल में बेहतर खेलेंगे तो इससे हमारे देश इंडिया को पूरी दुनिया में पहचान मिल सकती है और इसी तरह से इंडियन फुटबॉल टीम भी बहुत आगे जा सकती है। ये सब बोलने के बाद कोच रहीम वहाँ से चले जाते हैं एंड वो सीधा हैदराबाद अपने घर जाते हैं। हमें पता लगता है कि कोच रहीम की फैमिली के अंदर उनका एक बेटा, उनकी बेटी, उनकी मदर और उनकी वाइफ होती है एंड वो सभी आपस में काफी हैप्पी होते हैं। एंड फिर यहीं पर ही अपनी फैमिली से कुछ टाइम मिलने के बाद ही कोच रहीम प्लेयर्स को ढूंढने की तलाश के लिए निकल जाते हैं। कोच रहीम ट्रैवल कर ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में एक लड़का दिखता है जिसकी उम्र मुश्किल से 18-19 साल की होती है, बट वो ये देखते हैं कि वो बच्चा फुटबॉल के साथ खेल रहा होता है एंड वो फुटबॉल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किक कर रहा होता है और उसके साथ कई सारे और भी बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उससे बॉल नहीं छीन पा रहा होता है एंड वो बॉल के साथ काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा होता है। बट कोच रहीम ये देखते हैं कि वो बच्चा थोड़ी देर में थक गया है और फिर इसीलिए वो ये देखकर उस लड़के के पास जाते हैं एंड उससे मिलकर उसका नाम पूछते हैं, जिस पर हमें भी ये पता लगता है कि उस लड़के का नाम तुलसीदास बलराम है। कोच रहीम उससे कहते हैं कि वो बहुत अच्छा खेलता है लेकिन उसके अंदर स्टेमिना की कमी है, बट यहीं पर ही कोच रहीम ये भी देख लेते हैं कि तुलसीदास बलराम काफी गरीब है एंड वो उसे खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि तुलसीदास बलराम चाय के अंदर पानी मिलाकर और उसमें बिस्किट डुबाकर खा रहा होता है। कोच रहीम उससे कहते हैं कि क्या वो इंडिया के लिए खेलेगा, जिस पर तुलसीदास बलराम एग्री कर जाता है और फिर इसीलिए कोच रहीम उसे टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इस तरह से कोच रहीम को अपना पहला प्लेयर मिलता है। इसके बाद कोच रहीम धीरे धीरे करके दूसरे फुटबॉल टीम्स के पास जाते हैं और अपने प्लेयर्स को स्टेट लेवल पे ढूंढते हैं एंड फिर इस तरह से उन्हें कई सारे और प्लेयर्स मिलते हैं। आगे उन्हें पता लगता है कि कलकत्ता स्टेट के फुटबॉल टीम से एक प्लेयर खेलता है जिसका नाम है पीके बनर्जी एंड वो प्लेयर बहुत ही शानदार खेलता है और फिर इसीलिए कोच रहीम उसके पास जाते हैं और उसका मैच देखते हैं और फिर कोच रहीम को भी ये पता लगता है कि पीके बनर्जी एक्चुअल में बहुत अच्छा खेलता है एंड इसीलिए कोच रहीम उसे भी रिक्रूट कर लेते हैं एंड फिर इसी तरह से धीरे धीरे करके उनकी टीम पूरी हो जाती है। इसके बाद 4 साल बीत जाते हैं और 1952 से 1956 आ जाता है, बट अब कोच रहीम की टीम पूरी तरह से तैयार होती है एंड इसीलिए कोच रहीम अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हालांकि यहाँ पर हमें टीम के सारे मेंबर्स के बारे में डिटेल से तो नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी फुटबॉल टीम के कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके हमें नाम भी बताए जाते हैं और मूवी में उनके ऊपर थोड़ा फोकस भी होता है एंड इन्हीं में से कुछ मेंबर्स होते हैं पीके बनर्जी यानी कि प्रदीप कुमार बनर्जी, नेविल डिसूजा, तुलसीदास बलराम एंड टीम का गोलकीपर होता है पीटर थंगराज जो की टीम के अंदर सबसे लंबा होता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि अब 1956 के ओलंपिक स्टार्ट हो गए हैं एंड इस बार ओलंपिक्स हो रहे हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इसके लिए टीम वहां जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। बट वहां जाने से पहले एक पार्टी होती है जिस पार्टी के अंदर टीम के सारे मेंबर्स होते हैं, फेडरेशन वाले होते हैं एंड यहाँ तक कि इसी पार्टी के अंदर वो जर्नलिस्ट भी आता है जिसने की मूवी की स्टार्टिंग में इंडिया के ऊपर न्यूज छापा होता है। उस जर्नलिस्ट का नाम होता है गिरिराज राव और यहाँ पर आकर गिरिराज राव सीधा कोच रहीम से मिलता है, बट बातों बातों में वो इंडियन फुटबॉल टीम का मजाक उड़ाता है और टीम का जो एक मेंबर होता है जिसका नाम तुलसीदास बलराम होता है वो क्योंकि काफी पुअर फैमिली से होता है इसीलिए वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कहता है। बट ये सुनकर कोच रहीम उसे जवाब देते हैं एंड वो उससे कहते हैं कि जिस बारे में हमें पता ना हो उस बारे में हमें बोलना नहीं चाहिए। बट हम ये देखते हैं कि ये सुनकर गिरिराज राव को गुस्सा आता है एंड उसका ईगो हर्ट हो जाता है। बट लेटर ऑन स्टोरी आगे बढ़ती है और इंडियन फुटबॉल टीम 1956 के ओलंपिक्स खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है, बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मैच के स्टार्ट होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम के मेंबर्स इंडियन फुटबॉल टीम के मेंबर्स का मजाक उड़ाते हैं एंड वो हमारे प्लेयर से ही कहते हैं कि तुम लोगों की ऐसे मैचेस खेलने की औकात नहीं है और इसीलिए इस मैच में तुम हारने वाले हो। बट इसी वाले मैच के अंदर हमें देखते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत बुरी तरह से हराते हैं एंड इसी वाले मैच के अंदर हमें देखते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम का प्लेयर नेविल डिसूजा हैट्रिक भी मारता है, यानी कि वो 3 गोल्स लगातार करता है। इस वाले मैच के अंदर इंडिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है एंड इसीलिए ओवरऑल इस ओलंपिक्स के अंदर इंडिया जीत तो नहीं पाती, लेकिन तब भी जहां इंडिया लास्ट आ रही थी वहीं पर अब इंडिया का परफॉर्मेंस काफी ऊपर आ चुका होता है और पोजीशन वाइज इंडिया चौथे नंबर पर आती है। इधर सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी हमें इंडिया के अंदर गिरिराज राव का सीन दिखा जाता है, यानी कि वही न्यूज जर्नलिस्ट एंड वो यहाँ पर शुभांकर को मिलने बुलाता है और ये शुभांकर फेडरेशन का वही मेंबर है जो कि कोच रहीम के हमेशा खिलाफ ही रहता है। यहाँ पर गिरिराज राव इस बात का फायदा उठाता है एंड वो शुभांकर से कहता है कि उसे कुछ भी करके कोच रहीम को बाहर निकलवाना होगा एंड अगर वो ऐसा करता है तो वो उसे प्रेसिडेंट बनवा देगा। इधर दूसरी तरफ हमें देखते हैं कि कोच रहीम भी अपने घर आ जाते हैं एंड यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि उनके बेटे को भी फुटबॉल में काफी इंटरेस्ट है और इसीलिए उनका बेटा उनसे कहता है कि वो भी इंडिया के लिए फुटबॉल खेलना चाहता है, लेकिन इस पर कोच रहीम ये कहते हैं कि वो उसे तभी सिलेक्ट करेंगे जब वो अच्छा खेलेगा। इसके लिए कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कोच रहीम के बेटे का फुटबॉल मैच होता है जो कि स्टेट लेवल मैच होता है एंड इस मैच के अंदर उनका बेटा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता है एंड इसीलिए नॉर्मल प्रोसीजर के जरिए उसका भी इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद इसी तरह से देखते देखते साल 1960 आ जाता है एंड यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब कोच रहीम ने इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर और भी कई सारे मेंबर्स को ऐड कर लिया है एंड अब क्योंकि आने वाले कुछ सालों के अंदर काफी बड़े बड़े मैचेस होने वाले थे इसीलिए वो सारे प्लेयर्स की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। इसके बाद कोच रहीम की टीम पूरी तरह से तैयार होती है एंड अब क्योंकि अब 1956 के बाद इस साल यानी कि 1960 के अंदर फिर से ओलंपिक्स होते हैं, इसीलिए ओलंपिक्स खेलने के लिए पूरी फुटबॉल टीम रोम जाती है यानी कि इटली देश के अंदर। लेकिन इस वाले ओलंपिक्स के अंदर इंडिया का मैच फ्रांस से होता है, बट फ्रांस की टीम बहुत ही बेहतरीन टीम होती है, यूं समझ लीजिए ये वाली टीम टॉप टीम्स में होती है और इसीलिए जब ये मैच खेला जाता है तब इस मैच के अंदर इंडिया अपनी पूरी जान लगा देती है, बट पूरी जान लगाकर भी वो लोग इस मैच को ड्रॉ करा पाते हैं। लेकिन अब क्योंकि पॉइंट से फ्रांस आगे होता है इसीलिए मैच ड्रॉ होने के बाद भी फ्रांस जीत जाता है। अब हालांकि अगर यहाँ पर इंडिया का मैच फ्रांस से ना होता और किसी दूसरी कंट्री से होता तो धीरे धीरे करके इंडिया इस मैच में काफी आगे जा सकती थी एंड वो ओलंपिक्स के अंदर काफी ऊपर की पोजीशन ले सकती थी। लेकिन फ्रांस जैसी टीम से मैच होने की वजह से इंडिया को यहाँ पर काफी बड़ा डिसएडवांटेज होता है और इंडियन फुटबॉल टीम
इवेंचुअली ये मैच हार जाती है। बट यहाँ पर इस पूरे ग्राउंड में हम ये देखते हैं कि इंडिया के बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे इंडियन टीम का नाम चिल्लाते हैं और वो टीम इंडिया की वाहवाही करते हैं। और कमेंटेटर्स भी ये कहते हैं कि सभी ये जानते हैं कि फ्रांस नंबर 1 टीम है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन टीम ने भी जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो बहुत ही लाजवाब है। इसके बाद हमें इंडिया का सीन दिखता है जहाँ पर फेडरेशन की मीटिंग होती है। अब हालांकि हम सब ये जानते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग मैच हार चुके थे एंड इसीलिए फेडरेशन का मेंबर शुभांकर, जो कि न्यूज जर्नलिस्ट गिरिराज राव के साथ मिल गया था और वो पहले से ही कोच रहीम से जलता था, वो इस मीटिंग के अंदर सबको अपनी तरफ कर लेता है एंड वो सभी से कहता है कि इन सब में कोच रहीम की गलती है। बहुत साल हो गए हैं फिर भी इंडियन टीम जीत नहीं रही है, इसीलिए उन्हें कोच की पोजीशन से हटा देना चाहिए। कोच रहीम ये कहते हैं कि उनकी टीम काफी सुधर रही है और इसीलिए आने वाले टाइम में इंडियन टीम जीत कर भी दिखाएगी। बट इस बार उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो सभी मिलकर कोच रहीम को बाहर कर देते हैं। कोच रहीम जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तब उन्हें काफी तेज खांसी स्टार्ट हो जाती है और इसीलिए जब वो इलाज करवाने जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उन्हें स्मोकिंग की आदत थी, जिस वजह से उन्हें लंग कैंसर हो गया है और इसीलिए अब साल 1.5 साल के अंदर वो मरने वाले हैं। अब कोच रहीम पूरी तरह से टूट जाते हैं एंड इसीलिए वो अपनी फैमिली के पास जाते हैं और अपनी फैमिली को सारी बात बताकर वो अब शांति से अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। लेकिन उनकी फैमिली देखती है कि कोच रहीम काफी उदास रहते हैं एंड इसीलिए कुछ महीनों के बीत जाने के बाद कोच रहीम की वाइफ उनसे कहती है कि उन्हें पता है कि उन्हें अपना काम बहुत पसंद है और इसीलिए वो चाहती है कि वो इस तरह से घर में उदास न बैठे रहें और बल्कि वो बाहर जाएं और अपने कोच की पोजीशन को वापस लें और इंडियन फुटबॉल टीम को फिर से कोच करें। ये सुनकर कोच रहीम को भी मोटिवेशन आता है एंड वो फिर से फेडरेशन के पास आते हैं। लेकिन इतने महीनों बाद आने के बाद वो ये देखते हैं कि अब फेडरेशन के अंदर काफी चेंजेस हो चुके थे और वो चेंजेस ये होते हैं कि जो फेडरेशन के पुराने प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और शुभांकर को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। एंड इसीलिए कोच रहीम जब यहाँ पर फेडरेशन के पास आते हैं तब शुभांकर, जो कि प्रेसिडेंट बन गया था, वो उनकी कोई बात नहीं सुनता। इसके लिए कोच रहीम सीधा फॉर्मर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं एंड वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी मीटिंग करवा दें। एंड फिर इसके लिए पुराने वाले प्रेसिडेंट कोच रहीम के साथ सीधा फेडरेशन के पास आते हैं एंड वो सबको कन्विंस कर लेते हैं मीटिंग के लिए। बट यहाँ पर शुभांकर उनकी कोई बात नहीं सुनता एंड वो कोच रहीम से कहता है कि उन्होंने नए कोच को ढूंढ लिया है, इसलिए वो उन्हें नहीं रख सकते। बट जो पुराने वाले प्रेसिडेंट होते हैं वो सबको एग्री कर लेते हैं एंड सभी को ये बोलते हैं कि कोच रहीम को एक आखिरी मौका देना चाहिए। एंड कोच रहीम भी ये बोल देते हैं कि अगर वो इस बार कुछ नहीं कर पाए तो वो कोचिंग को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और फिर इसके लिए हम ये देखते हैं कि फेडरेशन के सारे मेंबर्स मान जाते हैं, जिस वजह से शुभांकर को भी एग्री करना पड़ता है। एंड फिर इस तरह से कोच रहीम को एक बार फिर से इंडियन फुटबॉल टीम का कोच बना दिया जाता है। एक बार फिर से इंडियन फुटबॉल टीम के कोच बनने के बाद ही कोच रहीम सीधा अपनी टीम से मिलते हैं एंड फिर वो टीम के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देते हैं। एंड फिर कई सारे महीनों की खतरनाक ट्रेनिंग के बाद वो अपनी फुटबॉल टीम को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अब साल 1962 आ चुका है एंड अब इसी साल के अंदर एशियन गेम स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि ऐसा टूर्नामेंट जिसके अंदर एशिया के सारे कंट्रीज कम्पीट करते हैं और अब इंडिया को इसी एशियन गेम्स के अंदर फुटबॉल खेलना है। लेकिन यहाँ पर जब सारी तैयारियां हो जाती हैं तब हमें पता लगता है कि इंडियन फुटबॉल टीम को बाहर खेलने भेजा नहीं जा रहा है और क्योंकि इस बार की एशियन गेम्स को इंडोनेशिया करवा रहा है इसीलिए इंडियन फुटबॉल टीम को वहां जाने से मना कर दिया गया है। ये जानकर सभी को बहुत शौक लगता है। बट फिर तभी गिरिराज राव, जो कि न्यूज जर्नलिस्ट होता है, वो कोच रहीम के पास आता है और उनसे कहता है कि मैंने ही मिनिस्टर्स को रेकमेंड किया है कि वो फुटबॉल टीम को बाहर ना भेजें, क्योंकि वैसे भी तुम लोग मेडल तो जीतते नहीं हो और फालतू में ही बाहर घूम कर आते हो। और क्योंकि इस टाइम पर इंडिया के पास काफी कम फॉरेन रिजर्व होता है इसीलिए इंडिया ने फुटबॉल टीम का जाना कैंसिल कर दिया होता है। ये बात सुनकर कोच रहीम सीधा फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता है और इस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं मोरारजी देसाई जी। एंड कोच रहीम इन्हें कन्विंस कर लेते हैं कि वो बेशक से टीम के सारे मेंबर्स को ना भेजे और इन्हें पॉकेट मनी ना दे, लेकिन तभी वो टीम के मेन मेंबर्स को भेज दे, जो कि 15 मेंबर्स हैं, क्योंकि उनका खेलना बहुत जरूरी है। एंड फिर इसके लिए वो लोग मान जाते हैं एंड इंडियन फुटबॉल टीम को इंडोनेशिया भेज दिया जाता है। इसके आगे इंडियन फुटबॉल टीम इंडोनेशिया पहुंच जाती है, लेकिन इंडोनेशिया आकर हमें पता लगता है कि इंडिया का पहला मैच ही साउथ कोरिया के साथ है और साउथ कोरिया पूरे एशिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम होती है। बट इसके भी ऊपर इंडिया को एक और झटका लगता है और वो इसीलिए क्योंकि इंडिया का जो गोलकीपर होता है यानी कि पीटर थंगराज, उसके पैर में मोच आ जाती है, जिस वजह से वो खड़ा भी नहीं पाता है एंड इसीलिए उसे रेस्ट लेना पड़ता है और कोच रहीम को गोलकीपर चेंज करना पड़ता है। एंड ये नया वाला गोलकीपर ज्यादा लंबा नहीं होता। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और मैच के अंदर हम ये देखते हैं कि साउथ कोरिया वाले इंडिया के ऊपर काफी भारी पड़ते हैं एंड वो एक के बाद एक गोल करते जाते हैं। और अब क्योंकि इंडिया का गोलकीपर भी चेंज हो चुका होता है और इस नए गोलकीपर को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए वो ज्यादा गोल को बचा भी नहीं पाता है। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडिया वाला मैच हार जाता है। इसके बाद इंडियन फुटबॉल टीम से सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं और ये ऑर्डर्स आ जाते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम को वापस बुला लिया जाए, क्योंकि अब उनके ऊपर ज्यादा खर्चा करने की और उन्हें वहां पर ज्यादा देर रोकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो लोग अच्छा नहीं खेल रहे हैं। और इसलिए तैयारी हो जाती है कि अब कुछ ही दिन में इंडियन फुटबॉल टीम को वापस बुलाया जाएगा। बट फिर इसके बाद कोच रहीम अपनी टीम से मिलते हैं एंड वो सभी को मोटिवेट करते हैं और वो सभी से कहते हैं कि उन सभी को कोऑर्डिनेशन से खेलना होगा, सभी को ग्राउंड के ऊपर एक दिखना होगा। और अब वैसे भी किसी को भी इंडियन फुटबॉल टीम से उम्मीदें नहीं है, लेकिन उन्हें टीम से बहुत उम्मीदें हैं। इसके बाद टीम का अगला मैच होता है, जो मैच होता है इंडिया का थाईलैंड के साथ। हालांकि इस मैच के अंदर भी थाईलैंड वाले इंडिया के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं एंड वो गेम के अंदर थोड़ी बहुत चीटिंग भी कर रहे होते हैं, बट फिर भी उन्हें फाउल नहीं दिया जाता और इसका भी इंडिया को नुकसान होता है। वो लोग यहाँ पर काफी एग्रेसिव खेल रहे होते हैं एंड वो लोग इंडियंस को काफी धक्का भी मार रहे होते हैं। एंड इसी वजह से मैच में हम ये देखते हैं कि टीम का एक मेंबर, जिसका नाम जर्नैल सिंह होता है, उसके सर पर चोट लग जाती है एंड वो बेहोश हो जाता है और इसीलिए उसे मैच से बाहर ले जाया जाता है। और अब इंडिया को भी 11 प्लेयर की बजाय सिर्फ 10 प्लेयर के साथ खेलना पड़ता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जैसे मैच स्टार्ट होता है वैसे हम ये देखते हैं कि अब इंडियन प्लेयर्स काफी एग्रेसिव हो जाते हैं एंड अब वो एक के बाद एक गोल करने लगते हैं और थाईलैंड के प्लेयर्स देखते रह जाते हैं और फिर देखते देखते इंडियन फुटबॉल टीम ये मैच जीत जाती है। इसके बाद इंडियन फुटबॉल टीम से सबकी उम्मीदें जाग जाती है और सारे इंडियंस ये मैच देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद इसका अगला मैच इंडिया का वियतनाम के साथ होता है एंड इस वाले मैच के अंदर भी इंडिया अपनी पूरी जी जान लगाकर वियतनाम
वियतनाम को हरा देता है। इस मैच के बाद ही हम ये देखते हैं कि कोच रहीम की हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है एंड उन्हें अपने रूम के अंदर काफी खांसी भी होती है और काफी खून की उल्टियां भी होती है, लेकिन फिर भी वो डटे रहते हैं और अपने कैंसर को दबाकर टीम के बारे में सोचते हैं। बट ये सारी चीजें कहीं ना कहीं न्यूज जर्नलिस्ट गिरिराज राव देख लेता है और इसीलिए वो ये समझ आता है कि जहाँ एक तरफ वो है जो कि अपने घमंड के चक्कर में सबको हराने पर लगाए और अपने देश का नुकसान करवा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ कोच रहीम है जो कि इतनी बुरी हालत में होकर भी अपनी टीम के बारे में सोच रहा है और देश का नाम उठाना चाहता है। और फिर इसके लिए हम ये देखते हैं कि जर्नलिस्ट गिरिराज राव अब सुधर जाता है और वो अपनी टीम को सपोर्ट करने लगता है। इसके बाद इंडिया सेमीफाइनल में आ जाता है जहाँ पर इंडिया का मैच जापान से होता है। हालांकि जापान भी बहुत ही अच्छी टीम होती है, लेकिन फिर भी इंडिया अपनी पूरी जान लाकर जापान को भी हरा देता है एंड फिर इस तरह से इंडिया फाइनल्स में आ जाता है, जहाँ पर फाइनल्स के अंदर इंडिया का मैच फिर से साउथ कोरिया से होता है, उसी साउथ कोरिया से जिसने पहले मैच के अंदर इंडिया को बहुत बुरी तरह से हराया था। लेकिन इस मैच के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि इस बार इंडिया का जो गोलची होता है यानी कि पीटर थंगराज वो वापस आ जाता है और इसीलिए इंडियन फुटबॉल टीम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर साउथ कोरिया वाले इंडिया को काफी बुरी तरह से डिफीट कर रहे होते हैं एंड एक टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि कुछ साउथ कोरियन प्लेयर्स इंडियन फुटबॉल टीम के गोलकीपर यानी कि पीटर थंगराज के पैर पे चढ़ जाते हैं, जिस वजह से उसका जो वाला पैर इंजर्ड था उसी वाले पैर के अंदर फिर से इंजरी आ जाती है, जिस वजह से वो लंगड़ाने लगता है। ये देखकर पीटर थंगराज को मैच से बाहर जाने का मौका दिया जाता है, बट थंगराज ये फैसला लेता है कि वो मैच छोड़कर नहीं जाएगा और वो इस हालत में भी अपने फुटबॉल टीम का गोलकीपर बना रहेगा। इसके बाद मैच फिर से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साउथ कोरियन प्लेयर्स काफी बुरी तरह से गोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीटर थंगराज अपनी पूरी जान लाकर गोल को रोकता रहता है एंड फिर इसी तरह से हाफ मैच खत्म हो जाता है। लेकिन जब हाफ मैच खत्म होता है तब कोच रहीम अपनी सारी टीम को मोटिवेट करता है एंड वो टीम की पोजीशनिंग को भी चेंज कर देता है एंड वो सभी से कहता है कि सबको बहुत ही बढ़िया खेलना है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मैच फिर से स्टार्ट होता है, बट इस बार इंडियन टीम कमाल कर देती है क्योंकि इस बार वो साउथ कोरियन टीम को बहुत ही अच्छे टक्कर देती है और अब इस बार इंडिया गोल करना स्टार्ट करती है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इंडिया गोल करके लीड पर आ जाती है, लेकिन अब मैच को खत्म होने में भी सिर्फ 5-7 मिनट रह जाते हैं और इसीलिए अब इंडिया का पूरा टारगेट होता है कि वो कुछ भी करके साउथ कोरियन टीम को गोल करने से रोके। इधर मैच को जारी रखा जाता है जहाँ पर इंडियन टीम अपनी पूरी जान लाकर साउथ कोरियंस को गोल करने से रोकती है, बट फिर देखते देखते वो सब ये देखते हैं कि साउथ कोरियन की पूरी टीम खेलना रोक देती है। बट ये देखकर इंडियन टीम के मेंबर्स को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर वो लोग जैसे स्कोर चार्ट की तरफ देखते हैं वैसे उन्हें पता लगता है कि टाइम पूरा हो चुका है एंड इसीलिए वहाँ पर लिखा आता है इंडिया विंस, जिसका मतलब इंडिया ये मैच जीत चुकी होती है और इस मैच को जीतने के साथ ही इंडिया पूरे एशियन गेम को जीत जाती है और इंडियन फुटबॉल टीम एशियन गेम्स की चैंपियन बन जाती है। इसके बाद ही टीम के सारे मेंबर्स खुश होकर कोच रहीम को गले लगा लेते हैं और ये देखकर कोच रहीम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और फिर इसके बाद ही ग्राउंड में हमारे देश का झंडा रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर उसी तिरंगे के साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। और फिर मूवी के एंड क्रेडिट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि इस मूवी के सारे इवेंट्स ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है और वहीं एंड सीन्स के अंदर मूवी में एक्टर्स ने जिन्हें भी प्ले किया है उन सभी के रियल वर्जन्स को भी दिखाया जाता है और वहीं पर कोच रहीम को भी दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि उस वाले मैच के 9 महीने बाद ही कोच रहीम की लंग कैंसर से मौत हो गई थी एंड फिर इन सब के बाद ये पूरी मूवी एंड हो जाती है। सो दोस्तों यही थी वीडियो मैदान मूवी के ऊपर। आप सभी को मूवी की स्टोरी और हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।